नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एशियाई गेम में भाग लेने जा रहे हैं प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, पहलवान अब एशियाई गेम खेलने जा रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जिस तरह से लगातार विरोध चढ़ा 1.5 महीने बृजभूषण के खिलाफ, लेकिन कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ देखा जाए, पहलवान अब भी देश के लिए खेलने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले कि डबल वर्ल्ड चैंपियन की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट लगभग 38 दिनों तक विरोध प्रदर्शन का चेहरा बनी थी। अगले महीने होने वाले बुडापेस्ट के पलिक इमरे और वर्गा जोन मेमोरियल प्रतियोगिता के साथ साथ एशियाई गेम में भी भाग लेने जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खेल को चलाने वाली एक हॉक कमेटी और सरकार के अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में उनके नाम को मंजूरी दे दी है। साथ ही देखा जाए, इसमें बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी साथ रहने वाली हैं। लेकिन बात ये निकल के आ रही है कि जिस तरह से बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, इतना सब कुछ किया, यहाँ तक कि देखा जाए मेडल फेंकने को भी तैयार थे, लेकिन बृजभूषण के खिलाफ थोड़ी भी कार्रवाई नहीं हुई और पूरी तरह से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने छूट दी। और जहां चार्जशीट की बात रही, उसका भी कुछ खास मतलब नहीं निकला। सारे साबूतों को बेनकाब कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि बृजभूषण से अच्छा कोई है नहीं। आज ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, पहलवान अब भी देश के लिए खेलने को तैयार है। ऐसे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या पहलवानों को खेलना चाहिए या नहीं, जब तक न्याय नहीं मिल रहा है? क्या एक बार फिर से धरना प्रदर्शन होना चाहिए बृजभूषण के खिलाफ? आप सब पहलवानों के साथ हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार चावल को लेकर मचा है घमासान। एक बार फिर बीजेपी को लगा करारा झटका। मुंबई समेत बीजेपी के कई नेता हुए गिरफ्तार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चावल की सप्लाई को लेकर कर्नाटका में राजनीति उबाल पर है और हिरासत में है बीजेपी के दर्जन भर नेता। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति के विषय पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को एक दूसरे पर निशाना साधा था। दोनों ही दलों की ओर से राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में प्रदर्शन भी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई समेत कई भाजपा नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिद्धरमैया सरकार गरीब परिवारों को 10-10 किलो मुफ्त चावल प्रदान करने में विफल रही और इसको लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किए भाजपा के नेता। फिर इस पर कांग्रेस ने बयानबाजी करते हुए बताया कि केंद्र से जब चावल दिया नहीं जा रहा है तो ऐसे में चावल राज्य में कैसे आएगा। और इसको लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र पर जमकर हमला किया था और हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया था कि अब देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र द्वारा लगातार राजनीति की जा रही बीजेपी द्वारा। अब चावल होते हुए भी कर्नाटक जैसे राज्य में केंद्र द्वारा चावल नहीं दिया जा रहा, केवल कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए, क्योंकि पता है कि आने वाले अन्य राज्यों में भी इनकी सरकार हटने वाली है। और जिस तरह से कर्नाटका में 2 महीने के अंदर काम हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है बीजेपी, क्योंकि पता है इस तरह से अगर काम होते रहे तो राहुल गांधी की अन्य राज्यों में सरकार बनना तय माना जा रहा है। यही बड़ी वजह है। वैसे आपकी क्या राय है कि आखिर चावल क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से और सभी योजनाएं पूरी तरह से लागू हो चुकी? 5 गारंटियों में एक गारंटी चावल की भी रही है, लेकिन देखा जाए 4 गारंटी जहां लागू हुई हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या इसमें बीजेपी कोई बड़ी राजनीति कर रही है? जरूर बताइएगा। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, विपक्षी एकता को लेकर 20 अतिरिक्त अफसरों के साथ ड्यूटी पर रहेंगे सारे विपक्षी दल के नेता। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार विपक्षी एकता को लेकर घमासान मचा है। वहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए यह बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव में करारी हार दिलाने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। वहीं 23 जून को पटना में सियासी घमासान मचने वाला है। सरकार पटना के समर हड़ताल के तहत 20 अतिरिक्त अफसरों को इस ड्यूटी पर लगाने वाली है, जब विपक्षी एकता जुटने वाली है। तो वहीं देखा जाए पहले से ही तैनात रहने वाले हैं अफसर। वहीं इसी बीच आपको बताते चले कि ममता बनर्जी विपक्षी एकता से एक दिन पहले यानी 22 जून को ही पहुंचने वाली हैं पटना। दरअसल वो लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उनसे मुलाकात भी करना चाहेंगी। यही बड़ी वजह है कि वो एक दिन पहले पहुंच रही हैं विपक्षी एकता से। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी के पकड़ से बाहर होता जा रहा है मणिपुर। पीएमओ को सौंपा गया है ज्ञापन। सरकार पर अब जनता को जरा भी भरोसा नहीं है। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 100 से अधिक जाने जा चुकी हैं। हिंसा को लेकर विपक्ष स्थानीय और केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मैतेई समुदाय के 9 विधायक, भाजपा के 8 और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है। जरा समझिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञापन से भी बात बनने नहीं वाली है। जबकि देखा जाए कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक बार नहीं 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि प्रधानमंत्री मणिपुर के नेताओं से बात कर लें। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी मणिपुर के सामने हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। अब जरा समझिए, अगर पीएमओ को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, अगर चिट्ठी भी लिख रहे हैं, वो किसी रद्दी में फेंक दी जाएगी, ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन देखा जाए तो ये केवल और केवल गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है प्रोपोगेंडा। आश्वासन देने के लिए ये बड़ी खबर लिखी
की गई है कि अब मैतेई के 8, बीजेपी के 9 नेता एक साथ लिख रहे हैं पत्र, लेकिन इसका कुछ खास मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि देखा जाए मणिपुर में बीजेपी द्वारा ही आग भड़काई गई है। और आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या इस ज्ञापन सौंपने से क्या मणिपुर में शांति आ सकती है? नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, तख्तापलट विफल होता तो खुद को गोली मार लेते शिंदे। बड़ा बयान निकल के आ रहा है, सनसनीखेज में दीपक सिकेशर का बड़ा बयान है। महाराष्ट्र शिवसेना के एक मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर जून 22 में 40 विधायक और अन्य निर्दलीय विधायकों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का प्रयास विफल हो जाता था तो विद्रोही नेता वर्तमान यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आत्महत्या तक कर लेते। बड़ी अपडेट है कि स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक वी केशरकर ने सनसनीखेज में दावा किया है। यानी देखा जाए शिक्षा मंत्री यह बड़ा दावा कर रहा है कि पूरी तरह से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा था, अगर ऐसा ना होता तो वो आत्महत्या कर लेते। यही वजह है कि पूरी तरह से महागढ़ी सरकार को गिराया गया, उनके 40 नेताओं को ले लिया गया। वहीं देखा जाए संजय राउत ने इससे पहले यूएन को चिट्ठी लिखी है कि इसे केवल और केवल गद्दार दिवस के रूप में 20 जून को मनाया जाना चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। क्या राजनीति में इमोशनल कार्ड खेलकर सरकार बदलना या धोखेबाजी करना कितना सही है और इसमें जनता क्या फ़ायदा हो रहा है? आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, यूपी के बड़ी अपडेट है, सोनभद्र से खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ है। खाई में गिरी है अनियंत्रित बस, 21 यात्री हो चुके हैं घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन व पुलिस टीम ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में गंभीर रूप से 12 लोग घायल हैं। वहीं देखा जाए शेष लोग को प्राथमिक उपचार के तहत डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ज़रा समझिए हम आपको ये सामाजिक खबर क्यों बता रहे हैं। आप ज़रा समझिए कि उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर जा रही है, खाई में गिर जा रही है। बस तो बस है, ये तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, लेकिन समझा जाए अगर आप देखेंगे सरकारी बसों की जो हालात हैं उस हालात से उस पर बैठने लायक तो है नहीं। ऐसे में बस का अनियंत्रित होना जायज़ है। वैसे आपकी क्या राय है? सरकारी बसों को लेकर ज़रूर बताइएगा। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती भी बुलाने जा रही अहम बैठक है। बीजेपी पर साथ ही बोला करारा हमला, कहा सारा व्यवस्था बिगाड़ कर रख दिया भाजपाइयों ने, देश का माहौल बिगाड़ दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर स्टेट मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने का आह्वान दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। मायावती का कहना है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं आज आम हो चुकी है। लोगों को सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन समस्याओं को हल करने की बजाय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार जानबूझकर जातिवार, सांप्रदायिक और धार्मिक विवादों को पूरी छूट दे रही है। इस हालात से देश की प्रगति संभव नहीं है और यह बड़ी वजह है, जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं आ रहा है तब तक देश का यही हाल रहने वाला है। मायावती का यह बड़ा बयान निकल के आया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता को लेकर कही बड़ी बात, कहा पहले अध्यादेश के खिलाफ इसका प्रयोग कीजिए, सफल होता है तो विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। जरा मामला समझिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में दिल्ली में इसका एक बड़ा प्रयोग होना चाहिए। अगर प्रयोग सफल रहता है तो ऐसे में हम ये जान जाएंगे कि आने वाले समय में भाजपा को केंद्र से भी उखाड़ा जा सकता है। दरअसल भाजपा यानी केंद्र द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर अध्यादेश लगाया गया, इनके ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग जैसे अधिकारों को छीना गया है। अब इसको लेकर ये विपक्षी एकता की मांग कर रहे हैं और इनका दावा है अगर विपक्षी एकता अध्यादेश के खिलाफ पूरी तरह से सफल रहती है तो ऐसे में बताते चलें कि इसका पूरा परिणाम आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। वैसे आपकी क्या राय है? वैसे जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का मानना है या पूरी तरह से सही है, अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अखिलेश यादव 24 के चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के बाद बीजेपी को नए एजेंडे के साथ घेरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। वहीं 22 के यूपी विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के पुरानी पेंशन का वादा किया गया था।
इस वादे को लेकर सूबे की सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन वहीं देखा जाए पार्टी के वोट प्रतिशत की वृद्धि ज़रूरत है। ऐसे में अखिलेश यादव दांव पे दांव चल रहे हैं और उन्होंने सत्ता में वापसी करने के लिए संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का वादा किया था। जिस तरह से आपने 22 में देखा सभी संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जा रहा था, इसको एक अहम मुद्दा बनाकर वो 24 के चुनाव में फिर से आजमाना चाहेंगे। वही देखा जाए जहां दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव द्वारा, उन्होंने कहा जो भी संविदा पे हैं ऐसे में रह सकते हैं लेकिन आने वाले सन 2027 तक नहीं रह पाएंगे। ऐसे में सरकार बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपकी क्या राय है संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, एनडीए में शामिल होंगे मांझी। आपको बताते चले जिस तरह से विपक्षी पार्टी से अलग हुए मांझी अब लगातार न घर के हो रहे हैं और न घाट के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है और मांझी की आज अमित शाह से मुलाकात भी हो सकती है। संभावनाएं जताई जा रही है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलेंगे ना तो ये एनडीए के रहने वाले हैं और ना ही ये विपक्षी दल के ही रहने वाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बीजेपी को जवाब दिया है करारा। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का पर्चा दिखाया, सवाल उठाया, अब जवाब दीजिए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जंग जारी थी और इसी बीच सारा साबूत मांग रही थी बीजेपी। अब इसको लेकर बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने और साथ ही मोहल्ला क्लिनिक का पर्चा भी दिखाया है। किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर सक्रिय है आम आदमी पार्टी। देखा जाए दिल्ली के हर एक मोहल्ले में क्लिनिक खोला जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हर राज्यों में होना चाहिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्र को पुलिस ने लिया हिरासत में, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई है कुर्क। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के एक और करीबी गणेश दत्त मिश्र पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने गणेश को हिरासत में लिया और इससे पहले ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। डीलर गणेश दत्त के पास 20 करोड़ की संपत्ति थी, उसको भी कुर्क कर ली गई। यानी देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार सारे गैंगस्टरों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, इस बार फिर बीजेपी नए तरीके से सत्ता में आना चाहेगी। इस बार मुसलमानों को लेकर खास प्लान बना रही है बीजेपी। पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए जद्दोजहद कोशिश की जा रही। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की सलाह भाजपा को दे रहे थे। मुस्लिम समाज के वर्ग भेद का जिक्र करते हुए उन्होंने पसमानदा समाज को न्याय दिलाने की बात की और साथ ही उनके लिए सक्रिय रहने की बात की। वहीं देखा जाए यूपी निकाय चुनाव में 300 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे इस बार बीजेपी द्वारा। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम एजेंडे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ना चाहेगी। क्या इसके साथ बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या नहीं, या पूरी तरह से फेल होने वाली है? अब बीजेपी का सारा एजेंडा दुनिया वालों को पता चल चुका है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें, असम के सीएम की होगी गिरफ्तारी। कांग्रेस ने लगाए हैं बड़े आरोप। जाति हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के सैन्य बलों की मौजूदगी के बावजूद हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण हैं। इस बीच असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने मंगलवार को उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुकी उग्रवादी समूह से संबंध के आरोप को खारिज किया। कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे। वहीं बिश्व शर्मा का बयान आया है कि असम में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी का आरोप है कि जितना भी हिंसा हो रही है मणिपुर में, देखा जाए इसके पीछे अमित शाह की एक रणनीति रही है, क्योंकि अमित शाह को जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई उसके बाद भी हिंसा नहीं थम रही है। वही अमित शाह के दौरे के बाद भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है मणिपुर में शांति बहाली को लेकर। वैसे आपकी क्या राय है मणिपुर को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वहीं पहलवानों के मुद्दे पर जिस तरह से आपको बताया कि वो एशियाई गेम खेलने जा रहे हैं, क्या उन्हें गेम खेलना चाहिए या नहीं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है? और कर्नाटका में जिस तरह से चावल नहीं दिया जा रहा है, केंद्र द्वारा अब भी शिकंजा कसा जा रहा है कांग्रेस सरकार पर। अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको इसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।